Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 24th of March 2022, Thursday. Motivation of the day is weaknesses are just strength in the wrong environment. In today's discussion, we are going to cover these articles, where first article is related to crypto data that government has asked from the bank. Second news is all about the ambitious export target that Indian exporters have achieved into this financial year. Third news is related to infra lending target that government has set for DFI. And fourth news is related to Sagar Mala inefficiencies. Apart from discussing all these major news, we will also discuss some other short news clips that are related to COVAX emergency use authorization, HDFC record lending in case of home loans, and forecast for 1 trillion investment into aviation industry. So let's start with today's first article that is given on page number 1 of Business Standard. Center may see crypto lock from banks washers. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टो के टैक्सेशन को लेकर के या डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन को लेकर के कैसे गवर्नमेंट ने नया प्रोविजन इनैक्ट किया और उसको लेकर के किस तरीके से इंडस्ट्री और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने रिएक्ट किया। उसी के बाद से गवर्नमेंट अब जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर रही है। जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बैंक से, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनसे ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट मांगी है, कंप्लीट रिपोर्ट मांगी है रिलेटेड टू वर्चुअल डिजिटल असेट्स ट्रांजैक्शंस। क्योंकि नए रूल के अकॉर्डिंग अप्रैल 1 से गवर्नमेंट डिजिटल असेट्स और क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करेगी और उसी के लिए जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, बैंक्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स वीडीए में डील करते हैं, उन सब को अब गवर्नमेंट को 1 अप्रैल से पहले ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी तक ये मैंडेटरी नहीं था, टैक्स डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने इसको वॉलेंटरी डिस्क्लोजर के तहत रखा था। इट मीन्स बैंक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस वॉलेंटरी डिस्क्लोजर्स के तहत जितने भी वीडीए ट्रांजेक्शन्स हैं उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट चूंकि अब 1 अप्रैल से गवर्नमेंट नया टैक्सेशन लगाने जा रही है इन पर, तो डेफिनेटली टैक्स अथॉरिटीज़ वांट द accurate and credible report on these transactions. And once implemented, the sale and purchase of these digital assets will reflect in annual information statements of these banks and crypto exchanges. और इस नए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS के तहत at least 46 of the financial transaction done by a taxpayer in a financial year needs to be disclosed. And definitely दिस मूव बाय गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी विल मेक श्योर कि जितने भी वीडियो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पर टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म या उनकी इन्फॉर्मेशन में आते रहें, जिससे कि उन पर टैक्स लगाना ईजी हो, टैक्स का कंप्लाइंसेस आसान हो और किसी भी तरह का रेवेन्यू लीकेज इस वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में, वर्चुअल डिजिटल असेट ट्रांजैक्शंस के केस में ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो को, वीडियो को टाइटली रेगुलेट करना चाहती है इंडिया में, क्योंकि इट इज़ not in very much favor of legalizing the cryptocurrency or any sort of virtual digital assets. और अगर ये टैक्सेशन का रूल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसके बाद जो टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर्मेट भी ला सकती हैं फॉर इंडिविजुअल एंटिटीज़, जिसमें वो अपने जितने भी डिजिटल असेट ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्क्लोज करेंगे, जैसे कि हम टैक्सेशन के टाइम पे करते हैं। जो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जब ITR फाइलिंग होती है तो उस समय एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स होता है, जहाँ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जहाँ पर अपने हम सारे ट्रांजेक्शन, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करते हैं, जिससे कि उनका प्रॉपर टैक्स ट्रीटमेंट हो सके। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये टैक्सेशन रूल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है बिना किसी बड़े चैलेंज के, तो टैक्स अथॉरिटीज़ एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर्मेट लाएंगे फॉर डिस्क्लोजिंग दैट डिजिटल असेट ट्रांजैक्शन सो दैट appropriate taxation can be imposed on individual entities.
हालांकि थ्रेशोल्ड को लेकर कि मिनिमम कितने लेवल के बाद से डिस्क्लोजर ज़रूरी है, इसको लेकर के अभी कंसेंसस नहीं बना है। हो सकता है एक एक ट्रांजैक्शन, हर एक छोटे ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ट्रैक करे, या हो सकता है कुछ थ्रेशोल्ड के बाद, एक इनकम थ्रेशोल्ड के बाद गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर मांगे। लेकिन फिलहाल के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ ने बैंक से, क्रिप्टो एक्सचेंजेस से VDA ट्रांजैक्शन की डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जो कि अभी तक वॉलेंट्री डिस्क्लोजर के तहत बैंक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिस्क्लोज करते थे। तो रेगुलेशन जो है वो टाइट हो रहा है धीरे धीरे, जिससे कि गवर्नमेंट किसी भी तरह के VDA ट्रांजैक्शन पर प्रॉपरली नज़र रख सके, रेवेन्यू लीकेज को रोक सके, और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो इंडिया में अनसर्टेनिटी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of Business Standard. First, India achieves $400 billion export target. जैसा कि हमने पहले की न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लेगी, और मार्च खत्म होने तक इस टारगेट को अचीव किया जा सकेगा। लेकिन एज पर द रीसेंट डेटा, इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ $400 बिलियन अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल्ड टारगेट। और ऐसा पहली बार हुआ इंडिया ने एक्सपोर्ट के टर्म्स में इतना बड़ा टारगेट अचीव किया था। हालांकि एंटिसिपेट किया जा रहा था, इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग कि हम मार्च एंड तक की टारगेट अचीव करने का एंटिसिपेट कर रहे थे। बट रीसेंट डेटा ये कह रहा है कि इंडिया ने मार्च खत्म होते होते से पहले ही ये $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लिया है, इवन आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो मार्च 21 को ये टारगेट अचीव हुआ है, जहां पर इंडिया ने रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट किया है, $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। दैट इज मोर देन 37% इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में 37% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, जब इंडिया ने पिछले साल डेटा कितना था, $291 बिलियन था। तो इस बार 37% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि मार्च एंड होते होते जो ये नंबर है ये $410 बिलियन तक पहुंच सकता है, क्योंकि अभी करंटली एज पर द करंट सिचुएशन इंडिया $1.3 बिलियन का पर डे एक्सपोर्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ये तो बात रही इंडिया के एक्सपोर्ट की, इंडिया ने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया हैज़ अचीव दिस टारगेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंपोर्ट के केस में हमारा इंपोर्ट डाउन हुआ है। ट्रेड डेफिसिट हमारा वाइडन हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वाइडन हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट भी उसी प्रपोर्शन में, या हम बोल सकते हैं उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में इंक्रीज कर रहा है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड इंपोर्ट में 51% का इंक्रीज देखा, जबकि एक्सपोर्ट 37% का इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। इसी पीरियड में इंपोर्ट में 51% का इंक्रीज देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, रिजल्टिंग द ट्रेड डेफिसिट $189 बिलियन, जो कि पिछले साल $114 बिलियन था। इस बार बढ़ के $190 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली $190 बिलियन तक पहुंच गया। तो 51% का इंक्रीज इंपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें ट्रेड डेफिसिट पर भी देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ में इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंडिया का जो एक नॉर्मल ट्रेंड है ट्रेड डेफिसिट का, वो कंटिन्यू है। इवन द $400 बिलियन टारगेट हैज़ बीन अचीव। तो इंडिया ने जो ये $400 बिलियन का टारगेट रखा था अंडर द आत्मनिर्भर भारत जर्नी, ये इसी साल रखा गया था। एंड इसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स, वीवर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। अगर हम सेक्टर वाइज ग्रोथ देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, chemicals were the top goods that has been exported from India during this period of time, or we can say during the financial year. तो इन सेक्टर्स ने अच्छी ग्रोथ रजिस्टर करी है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। और एज पर द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर प्रिलिमिनरी डेटा को देखें, प्राइमा फेसी अगर देखें, तो कई सारी कमोडिटीज़ जैसे कि राइस, कैश्यू नट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बफलो मीट, सीरियल्स, इसके अलावा अदर जो फूड कमोडिटीज़ हैं
उनके वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी इंक्रीज देखा गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ द हायर कमोडिटी प्राइसेस। जिस जैसे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से इनके वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ही इंक्रीज देखा गया है। तो अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल, राइस, कैशनट, ऑटोमोटिव, बफलो मीट, सीरियल्स, इन पर्टिकुलर फूड कमोडिटीज के में भी एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज हुआ। एंड दिस इज अ सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कमोडिटीज वेयर इंडिया एक्सपोर्ट achievements was more than 100% of the target। तो ऐसे कमोडिटीज़ या ऐसे सेक्टर का यहाँ पर लिस्टिंग है जिनका जो टारगेट है उन्होंने अपने टारगेट के 100% टारगेट से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इनटू दिस फाइनेंशियल ईयर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ दिस डेटा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कॉटन या प्लास्टिक, माइका, सीरियल्स, इन सारे सेक्टर्स में जो ग्रोथ हुई है वो 100% से ज़्यादा हुई है। मीन्स इन सारे सेक्टर्स ने 100% अपने टारगेट से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इनटू फाइनेंशियल ईयर 22 एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एज पर द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। गवर्नमेंट सेट्स ₹1 ट्रिलियन इंफ्रा लेंडिंग टारगेट फॉर DFI। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रॉपर लिक्विडिटी सप्लाई इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये, NABFID के लिए गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन का लेंडिंग टारगेट रखा है स्पेसिफिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जैसा कि हमने बजट के केस में देखा भी था कि इस साल का जो बजट है फाइनेंशियल ईयर 23 का जो बजट है, इस बजट में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एडवांटेज बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी देता है इकोनॉमी में, इसके अलावा इसके शॉर्ट टर्म एडवांटेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फॉर्म में या लिक्विडिटी सरप्लस के फॉर्म में दिखते हैं। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनटू अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। और इसके लिए 1 ट्रिलियन का टारगेट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NABFID भी कहते हैं, उसके लिए टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। माइंड इट स्टूडेंट, दिस इज गवर्नमेंट बैंक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं DFI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट बैंक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली NABFID का जो टारगेट है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा जो रिस्क मिटिगेशन है, क्रेडिट इन्हेंसमेंट है, ये भी टॉप प्रायोरिटी रहेंगी इस पर्टिकुलर DFI की। कैश स्टाफ या बोल सकते हैं फंड स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना तो फर्स्ट टारगेट है इस पर्टिकुलर DFI का। इसके अलावा सिस्टमैटिक रिस्क मिटिगेशन, क्रेडिट इन्हेंसमेंट और जो अदर तरह के सेकेंडरी सपोर्ट हैं वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ये पर्टिकुलर DFI प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए एक्शन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है कि किस तरह से जो ये नया DFI है काम करेगा, कैसे ऑपरेशनलाइज करेगा जो ये 1 मिलियन का टारगेट है। इसके लिए प्रॉपर ऑपरेशनल और फंक्शनल प्लान तैयार किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू। और अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की बात करें, जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया अभी, कि दिस इज गवर्नमेंट बैंक DFI, जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, NAFID। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर गवर्नमेंट के रोल की बात करें तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ की इक्विटी इन्वेस्ट करी है इनटू दिस DFI एंड एन एडिशनल 5,000 करोड़ हैज बीन गिवन एज अ ग्रांट टू NAFID। 20,000 करोड़ के अलावा 5,000 करोड़ की एडिशनल ग्रांट भी दी है गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर DFI को, जस्ट टू रिवाइव द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसके अलावा कुछ एडिशनल आउटगो के लिए भी, एडिशनल फंडिंग के लिए भी गवर्नमेंट प्लान कर रहा है लास्ट वीक से, गवर्नमेंट प्लान कर रही है लास्ट वीक से। लेट्स सी कि कैसे इस पर्टिकुलर न्यूली फॉर्म DFI की फंडिंग होती है और किस तरीके से या किस पर्टिकुलर मोड से इंफ्रास्ट्रक्चर में लेंडिंग करके ये 1 ट्रिलियन का जो टारगेट है ये अचीव करेगा। लेकिन दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पेटस फॉर रिवाइविंग द कैश स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। और ये
पोस्ट पैंडेमिक जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट विल ऑल्सो जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि हॉल्ट पड़े हैं बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच, वो भी रिवाइव होंगे. सो दिस इज द स्नैपशॉट फॉर NABFID, जो कि अप्रैल से अपना फंक्शनिंग, अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7. सागरमाला ट्रेड्स वाटर ऑन पुअर प्लानिंग. बेसिकली ये एक एडिटोरियल है या हम बोल सकते हैं आर्टिकल है जहां पर ऑथर ने इंडियन पोर्ट्स, इंडियन शिपिंग और सागरमाला जो प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं. अगर आप रेगुलरली टच में हैं इस चैनल से तो आपको पता होगा कि एक टाइम में इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कंटेनर शॉर्टेज फेस करी. तो कंटेनर शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था इंडिया के एक्सपोर्ट के केस में. कंटेनर अवेलेबल नहीं हो रहे थे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको. तो उसी न्यूज़ को लेकर के, उसी तरह की अदर इनएफिशिएंसीज़ को लेकर के, पोर्ट रिलेटेड जो इनएफिशिएंसीज़ हैं और सागरमाला जो प्रोजेक्ट था वो किस तरीके से प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, इन सारे इश्यूज़ को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. तो ऑथर का ये कहना है कि सब ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हुआ पैंडेमिक की वजह से. चाइना वाज द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. और जिस तरह से पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद से कई सारे कंट्रीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफेक्ट हुआ, क्योंकि कंट्रीज से आना जाने में जो ट्रांसपोर्ट था वो इम्पैक्ट हुआ. तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस है वो अभी भी चल रही है. इसके अलावा जो कंटेनर शॉर्टेज का केस था, जो कंटेनर शॉर्टेज का इशू था, वो अभी भी परसिस्ट किया हुआ है. तो विद ऑल दीज रीजंस अगर हम शिपिंग कंपनीज को देखें, हालांकि अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, फुल्ली मैक्सिमम कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो शिपिंग कंपनीज हैं दे आर अवॉइडिंग द इंडियन पोर्ट्स. वो इंडियन पोर्ट्स को अवॉइड कर रही हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कार्गो और एनी सॉर्ट ऑफ शिपमेंट. क्यों? क्योंकि उनका कहना है देयर आर नंबर ऑफ डिलेज. बहुत दिन डिले होता है शिप में, कार्गो जो पोर्ट होते हैं उसमें प्लेस नहीं मिलता, शिप्स को काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है. लोडिंग अनलोडिंग में, क्लियरेंसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. अपार्ट फ्रॉम इट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड कंटेनर शॉर्टेज इज ऑल्सो क्रिएटिंग द issue. So shipping lines therefore are wary of the port that choke the supply of the container. And definitely ऐसा सिर्फ इंडिया के केस में नहीं है, अदर कंट्रीज भी इस पर्टिकुलर कंटेनर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं. बट यस, इंडिया के केस में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है. और इस पर्टिकुलर पोर्ट इनएफिशिएंसी, कंटेनर शॉर्टेज, सप्लाई चेन डिसरप्शन के जो फैक्टर्स हैं, जो भी ये इवेंट्स हैं, इन्होंने इंडिया के जो 7 साल पुराना सागरमाला प्रोजेक्ट प्रोग्राम है उसकी शॉर्ट कमिंग को उजागर कर दिया या उसकी शॉर्ट कमिंग को लाइमलाइट में ला दिया है. सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था? ये सागरमाला प्रोजेक्ट 7 साल पहले, अगर बोले ओवरऑल 7 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था. एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द existing ports into modern world-class port and integrate the development of ports, the industrial clusters, the hinterlands, and efficient evacuation system through roads, rail, inland, coastal waterways, and definitely resulting in ports becoming a driver for the economic activity in the coastal area. ओवरऑल यही प्रोजेक्ट था कि जितने भी पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाए, उनको वर्ल्ड क्लास का बनाया जाए, उनका एक्सपेंशन किया जाए, उनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनएफिशिएंसीज हैं उनको और इम्प्रूव किया जाए. हर पोर्ट को रोड, रेल, इनलैंड, कोस्टल वाटरवे से कनेक्ट किया जाए जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो सके, इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इम्प्रूव हो, और जो ये पोर्ट्स हैं दैट बिकम और दैट विल इमर्ज एज अ ड्राइवर फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कोस्टल एरिया. तो और इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में सागरमाला प्रोजेक्ट्स की जो भी शॉर्ट कमिंग थी वो सामने आ गई, क्योंकि इनमें से कोई भी टारगेट अभी तक सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि 7 साल पुराना प्रोजेक्ट है वो अचीव नहीं कर पाया. द रिलेटिव लैक ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर ट्रैफिक कैपेसिटी एट इंडियन पोर्ट इज वन ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉर्ट कमिंग.
और इसी की वजह से जो शिपिंग कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर ऑल्टरनेटिव रूट्स, क्योंकि वो इंडिया में के पोर्ट्स में जो डीले हो रहा है उसको अवॉइड कर। डीले मतलब कॉस्ट, अगर कोई भी शिप को पोर्ट नहीं मिल रहा है, पोर्ट में प्लेस नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व द कॉस्ट। जितना डीले होता है उतना कॉस्ट होता है, तो डेफिनेटली जो इस कॉस्ट को कोई भी कंपनी इंडल्ज अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। तो दे आर अवॉइडिंग द Indian ports and they are seeking for alternative trade routes, alternative ports for loading and deloadings. And adding to the mix, the cost of containers have also shoot up, that making the export more expensive. तो हालांकि अभी हमने रिसेंटली $400 बिलियन का टारगेट अचीव किया है। अगर ये जो चैलेंजेस हैं, कंटेनर रिलेटेड चैलेंजेस, डिस्ट्रप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, पोर्ट इनएफिशिएंसी, अगर इनको प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर लिया जाता तो प्रॉबेबली इंडिया would have achieved better than $400 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। तो यही ऑथर का इसमें कहना है। तो ऑथर का कहना है कि सागरमाला प्रोजेक्ट, जहाँ पर 14 जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की बात हो रही थी, जो पोर्ट्स हैं उनको एक्सपेंड करने की बात हो रही थी, एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना था जिसकी पोस्ट जो है एज अ कैटालिस्ट काम करे, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसके साथ ही गवर्नमेंट बहुत सारे और भी प्रोग्राम लाए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, भारत माला कनेक्टिविटी प्रोग्राम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बट अभी तक इनमें इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, या हो सकता है इनका जो बेनिफिट रियलाइजेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है। सो देयर इज़ अ high time that India should focus on its port development and other related issues if India want to be the major export hub after pandemic. So this is the big picture. What is the total capacity of Indian airports per annum? कितनी कैपेसिटी, कितनी रेट से कैपेसिटी ग्रो कर रही है, कितना कार्गो हैंडल होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, कितना टारगेट होता है, कितना इंक्रीज होता है। सागरमाला प्रोजेक्ट मोर देन 574 projects worth rupees 5.53 trillion for implementation between this financial year। और किस तरह से फंड आएगा, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे, टाइम पर कंप्लीट होंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा these include this particular article also includes these sort of other issues and this is the sailing on stagnation। किस तरह से जो इंडिया का कंटेनर कार्गो इक्विपमेंट यूनिट है वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है ईयर बाई ईयर, बोल सकते हैं स्टैग्नेंट पोजीशन पर है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा कंटेनर कार्गो के केस में। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। सीरम इंस्टीट्यूट सीक्स कोवैक्स EUA फॉर 7 to 11 ईयर्स एज ग्रुप। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड जो कंपनी है उसने कोवैक्स के लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया फॉर द टारगेट ग्रुप बिटवीन द एज ऑफ 7 to 11। अभी 12 ईयर्स के ऊपर के जितने भी बच्चे उनके लिए वैक्सीन आ चुकी है, बट 7 to 11 ईयर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेशन डाला है फॉर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर। और अभी पूरे वर्ल्ड में इस ग्रुप के लिए अगर ये दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन, अगर ये अप्रूवल मिल जाता तो सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्स विल बिकम द फर्स्ट वैक्सीन फॉर दिस ग्रुप in the world. So let's see whether Serum Institute will get the approval or EUA for it or not. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC clocks record rupees 2 trillion home loans in financial year 22। सो मॉर्गेज फाइनेंसर HDFC ने फाइनेंशियल ईयर 22 में एक रिकॉर्ड अचीव किया, स्पेशली रिटेल होम लोन के केस में। रिटेल होम लोन के केस में HDFC ने 2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव किया है एंड दैट क्लियरली सिग्निफाई कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन केस ऑफ रिटेल होम लोन सेक्टर आफ्टर द पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो बड़े लोन्स हैं, बिग कॉर्पोरेट लोन्स हैं, वो तो इम्पैक्ट हुए थे, रिटेल लोन्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। हालांकि रिटेल लोन में उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जितना कि बिग कॉर्पोरेट्स लोन या बिग टिकट लोन्स में देखने को मिला था। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर HDFC बैंक ने 2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव किया है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इस पर्टिकुलर रिटेल होम लोन सेगमेंट में ह्यूज डिमांड है। क्रेडिट मार्केट अगर देखें so companies can focus on banking institutions can focus on this particular segment and this amount of home loan is the highest sanctioned by the mortgage financial in the any mortgage financial in this particular financial year. Last year this particular amount was 1.55
ट्रिलियन। तो होम लोन में अगर इस पर्टिकुलर रिटेल होम लोन में इंक्रीज हो रहा है तो समवेयर इट्स ऑल्सो इंडिकेट दैट यस इकोनॉमी इज रिकवरिंग, इंडिविजुअल्स आर ऑप्टिंग, दिस इज द रिटेल लोन स्टूडेंट माइंडेड, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट लोन। तो इंडिविजुअल्स आर ऑप्टिंग फॉर लोन फैसिलिटी, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी की बात पर आ चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 400 million flyers by financial year 24, airports to get rupees 1 trillion investment, says Scindia। तो जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एंटिसिपेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक इंडिया में 400 मिलियन फ्लायर्स होंगे, मतलब 400 मिलियन पैसेंजर फ्लाई करेंगे एज पर द forecast by our civil aviation minister. So this will be the revival, financial year 23 will be the revival for aviation industry, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स विल गेट द 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 को रिवाइवल ईयर बताया है हमारे एविएशन मिनिस्टर ने फॉर इंडियन इकोनॉमी, स्पेसिफिकली फॉर एविएशन सेक्टर। अगर पिछले सालों का डेटा देखें, अगर फ्लायर से हम बात करें कि ट्रैफिक का डेटा देखें, तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 145 मिलियन का पैसेंजर फुटफॉल था, जिसे हम बोलना है कि प्री पैंडेमिक। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में ये रिड्यूस करते करते 83.9 मिलियन तक पहुंच गया। अब हमारे एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये 83.9 से इंक्रीज करके 400 मिलियन फ्लायर्स या 400 मिलियन पैसेंजर ट्रैफिक तक जाएगा इनटू फाइनेंशियल ईयर 23-24। So clearly he is anticipating that there will be the revival for this aviation sector that has been worst impacted by the pandemic, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन और ब्राउन फील्ड जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे आने वाले 2 से 3 सालों में प्रॉपर्ली फंड करेगी थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू दिस सेक्टर फॉर अपकमिंग 2 to 3 years as per our aviation minister. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.